चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पांचवें चरण की वोटिंग के बाद फालोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी, भाजपा का 300 पार करना मुश्किल। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के बाद फालोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार भाजपा की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। अब तक के मतदान के आधार पर भाजपा को 300 सीटें भी आसानी से नहीं मिलने वाली हैं। फालोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा 296 से 300 सीटें जीत सकती है, जबकि एनडीए को मिलाकर यह आंकड़ा 329 से 332 पहुँच सकता है। तो इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। निका जरी ने एल्रोरा कप 2024 में मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम वर्ग में खिताब जीतने के लिए कजाकिस्तान की जजीरा उराकबायेवा को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हरा दिया है। इससे पहले 4 भारतीय मुक्केबाजों याईफाबा सिंह, सोइभम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते थे। यूपी में इस दिन आएगा मानसून, अब की बार सीजन में होगी जोरदार बारिश। आपको बता दें, यूपी की करोड़ों की आबादी इस समय भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों और सूरज की तपिश को सह रही है। हर किसी को बस इंतजार है तो मानसून की बारिश का। वैसे हर साल उत्तर प्रदेश में मानसून में बारिश औसत ही दर्ज होती है, पर इस साल मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के पास से एक अच्छी खबर आई है। यूपी में इस साल मानसून में अच्छी बारिश होगी, यानी गर्मी छूमंतर हो जाएगी और मानसून में बदरा यूपी को जमकर भिगोएंगे। कानपुर शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने इस मामले पर ईटीवी संवाददाता से विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में अंडमान निकोबार में बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से हवाएं यूपी की ओर आने लगी हैं। यह दोनों मानसून में जोरदार बारिश के ठोस और प्रभावी संकेत हैं। ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोखबर 14 साल पहले थे यूरोपीय संघ की बैन लिस्ट में। आपको बता दें, ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत हो गई। ईरान की राष्ट्रपति की मौत के बाद देश की कमान अंतरिम तौर पर 68 वर्षीय मोहम्मद मोखबर को मिली है। 1 सितंबर 1955 को जन्मे मोखबर को इब्राहिम रईसी की तरह सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी के रूप में माना जाता है। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखबर संसद के स्पीकर और न्यायपालिका के प्रमुख हैं। इसके अलावा वह उस 3 सदस्यीय परिषद का हिस्सा है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के 50 दिनों के भीतर एक नया राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करेगा। राजा भैया की एंट्री से बढ़ी बीजेपी की टेंशन, मिर्जापुर में एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ कर सकते हैं चुनाव प्रचार, बीजेपी को झटका। आपको बता दें, अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। जनपद में अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के एंट्री होने की खबर से जनपद में भूचाल ला दिया है। राजनीतिक विश्लेषक भी अब मानने लगे हैं कि राजा भैया की एंट्री के बाद सियासी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। वह तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि कहीं पूरी गेम ही पलट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल राजा भैया को लेकर बयान दिया है। उसका असर अब उनके संसदीय क्षेत्र पर ही नहीं, आसपास की सीटों पर साफ तौर पर दिखने की संभावना है। पीओके की भारत में वापसी की तारीख तय, सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में भी मच गई खलबली। आपको बता दें दोस्तों, देश के चुनाव प्रचार में पीओके का मुद्दा छाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह हर रैली में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बयान दे रहे हैं, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा तारीख का भी ऐलान कर दिया है। पीओके की भारत में वापसी को लेकर योगी ने जो बयान दिया है, उससे हिंदुस्तान की सियासत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें, शनिवार को महाराष्ट्र के पालघर की चुनावी रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके की वापसी की तारीख भी मुकर्रर कर दी है और ये पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता ने पीओके को लेकर 6 महीने का वक्त तय किया है। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रैली में उपद्रव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आपको बता दें, सपा नेता अखिलेश यादव की एक रैली में उपद्रव हो गया है। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ में जनसभा करने पहुंचे अखिलेश की रैली में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अखिलेश लालगंज लोकसभा सीट के सराय मीर में जनसभा कर रहे थे। उपद्रव के चलते कई कुर्सियां भी टूट गई। बीते 1 हफ्ते में यह तीसरी बार है जब अखिलेश की चुनावी सभा में भीड़ व्यवस्थाओं पर भारी पड़ गई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वाकई नेता बन गई कंगना रनौत, लाहौल स्पीति में लोगों ने दिखाए काले झंडे। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा। हाल ही में हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में कंगना का काफिला पहुंचा, जहां लोगों ने उनका विरोध किया। सोमवार को लाहौल स्पीति के काजा में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। लोगों ने इस दौरान कंगना गो बैक के नारे भी लगाए। पार्टी ने राज्य की चीफ इलेक्टोरल अफसर से शिकायत की है।
पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर टिप्पणी की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के महाराजगंज में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस देश के लोग ही मेरे उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। आखिर अमेरिका ने क्यों नहीं खोजा रईसी का हेलीकॉप्टर, विदेश विभाग ने किया खुलासा। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत पर संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा, ईरानी लोगों के दमन में इब्राहिम रईसी क्रूर भागीदार रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान नए राष्ट्रपति का चयन कर रहा है। हम ईरानी लोगों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्षों का समर्थन करते हैं। इस दौरान मैथ्यू मिलर ने यह भी बताया कि अमेरिका ने रईसी का हेलीकॉप्टर खोजने में मदद क्यों नहीं की। आपको बता दें, विदेश विभाग के प्रवक्ता मिलर ने आधिकारिक संवेदना की व्याख्या करते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी परिस्थितियों में किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने रईसी की हेलीकॉप्टर खोजने के लिए मदद की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी ने ईरान की मांग को पूरा नहीं किया। मिलर ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए इब्राहिम रईसी करीब 4 दशक तक ईरानी लोगों के दमन में क्रूर भागीदार थे। अमेरिका ने कहा कि रईसी के राष्ट्रपति रहते हुए ईरान में कई बुरे मानवाधिकार हनन भी हुए। कन्हैया कुमार पर हमला करने के आरोपी को जमानत, माला पहनाने आया था शख्स, फिर मारा था थप्पड़। आपको बता दें, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले आरोपी को जमानत मिल गई है। आरोपी का नाम अजय कुमार है, जिसने 17 मई को न्यू उस्मानपुर इलाके में उस वक्त कन्हैया कुमार पर हमला किया जब कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए आए थे। हमला की घटना उस वक्त हुई थी जब कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार न्यू उस्मानपुर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान बैठक के बाद जब कन्हैया लोगों से घिरे थे तो आरोपी शख्स आया और उसने पहले कन्हैया को माला पहनाई, फिर अचानक हमला कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को न्यू उस्मानपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने कन्हैया कुमार से बदसलूकी की और उन पर स्याही भी फेंकी थी। कन्हैया कुमार पर हमले की घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा गया कि कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार से बातचीत के दौरान उन्हें माला पहनाई। इसके बाद कांग्रेस दौरान जब महिला नेता ने बीच बराव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी और धमकी दी। महिला नेता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 354, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरुषि परवाल ने आरोपी अजय कुमार उर्फ रणवीर भाटी को जमानत दे दी। उन्हें 25,000 रुपए के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि का जमानत बॉन्ड भरने पर जमानत दी गई है। बता दें कि अदालत ने आदेश में कहा, यह देखते हुए कि वर्तमान एफआईआर में शामिल अपराध 7 साल से कम कारावास से दंडनीय है। अभियुक्तों की स्वच्छ पृष्ठभूमि, परिस्थितियां और मामले की परिस्थितियों, गिरफ्तारी और जमानत के पहलू पर न्यायिक मिसालों को ध्यान में रखते हुए आवेदन आरोपी की जमानत अनुमति दी जाती है। एक दिन पहले गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दिल्ली पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीओके हमारा था और रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का था और रहेगा। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिंह ने शुक्रवार को मुंशीपुलिया पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इंडी गठबंधन के लोग पीओके को लेकर अनाप शनाप बातें करते हैं, जबकि भाजपा साफ साफ कहती है कि पीओके भारत का था और हमेशा भारत का रहेगा। सिंह ने 2014 और 2019 के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और भाजपा ने तीसरी बार उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी भी 5 बार सांसद रह चुके हैं। सभा में सिंह ने दावा किया कि पीओके हमसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। पीओके भारत में शामिल होकर रहेगा। आज हमें पीओके को लेने के लिए आक्रमण करने की जरूरत नहीं, बल्कि वहां के लोग स्वयं भारत में विलय करने की मांग कर रहे हैं। हम भारत में रहना चाहते हैं। लखनऊ की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से रक्षा मंत्री को वोट देने की अपील की है। सिंह ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी के विकास कार्यों और सुदृढ़ कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। इसके पहले रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को बलिया जिले के सिकंदरपुर में सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। चीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, भारत ने कुछ खोया नहीं है, भारत का हम कुछ खोने नहीं देंगे। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
पांचवें चरण की वोटिंग के बाद फालूदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी, भाजपा का 300 पार करना मुश्किल। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण